सर हमारी तकरीबन पाँचवीं या छठी पीढ़ी है कि जो इस काम को अपने बाप दादा से हम लेके चल रहे हैं और तकरीबन 250 से 300 साल हो गए हैं कि इसी कैरोड़ पक्का खत्ते में जहाँ पे आप बैठे हैं इसी जगह पे जो है वो काम होता आ रहा है और हम अपने बाप दादा सीना बसीना इसको लेकर चल रहे हैं। ब्लॉक्स जो है ये हम हमारे पास कारीगर होता है ब्लॉक्स बनाने के लिए। हम इनको जो भी डिज़ाइन हम नया बनवाना होता है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल डिज़ाइन है पुराने जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें कोई नया डिज़ाइन चाहिए होता है तो हम वो पेपर पे ड्रॉ करके उसको कारीगर को देते हैं, तो वो सेम एज इट इज़ हमें लकड़ी पर जो है उस तरह का, ये देखें लकड़ी से मुख्तलिफ रंबियों के जरिए से कार्व करके खुदाई करके लकड़ी की हमें वो सेम एज इट इज़ डिज़ाइन लकड़ी पर बना के दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम आकाश और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, यकीनन बचपन में आपने कोई थोड़े से दाने देकर या कोई 10 रुपए देकर या कोई भी चीज़ देकर ये ठप्पा अपने बाजू पे या हाथ पर ज़रूर लगवाया होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर से तकरीबन 1 घंटे के सफ़र पर कैरोड़ पक्का का ये शहर है जहाँ पर ये ठप्पे बड़े लेवल पर ठप्पे जाते हैं। जितने भी आप आजकल सूट देख रहे हैं खवातीन के मलबूसात पर ये ब्लॉक प्रिंटिंग का काम किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद पैदाइशी ये काम कर रहे थे क्योंकि ये इनका खानदानी काम है। जब ये बड़े हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ूं लिखूं, रेलिवेंट डिग्री में एडमिशन लूं और पढ़े लिखे तरीके से अपने काम को आगे ले चलूं। मेरे साथ अहमद मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और कुछ सवाल आते हैं वो भी करते हैं। अहमद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से। अहमद, ये बताएं कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 25 साल उम्र है सर। अच्छा, कितने टाइम से ये आपकी अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कर रही है? सर हमारी तकरीबन पाँचवीं या छठी पीढ़ी है कि जो इस काम को अपने बाप दादा से हम लेके चल रहे हैं और तकरीबन 250 से 300 साल हो गए हैं कि इसी कैरोड़ पक्का खत्ते में जहाँ पे आप बैठे हैं इसी जगह पे जो है वो काम होता आ रहा है और हम अपने बाप दादा सीना बसीना इसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा अहमद, ये बताइएगा, ये जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं ये क्या आप खुद बनाते हैं या कहीं से बने बनाए लेते हैं? ब्लॉक्स जो है ये हम हमारे पास कारीगर होता है ब्लॉक्स बनाने के लिए। हम इनको जो भी डिज़ाइन हम नया बनवाना होता है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल डिज़ाइन है पुराने जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें कोई नया डिज़ाइन चाहिए होता है तो हम वो पेपर पे ड्रॉ करके उसको कारीगर को देते हैं, तो वो सेम एज इट इज़ हमें लकड़ी पर जो है उस तरह का, ये देखें लकड़ी से मुख्तलिफ रंबियों के जरिए से कार्व करके खुदाई करके लकड़ी की हमें वो सेम एज इट इज़ डिज़ाइन लकड़ी पर बना के दे देते हैं। तो एक ब्लॉक आपको कॉस्टली कितना पड़ता है? एक ब्लॉक अब तो क्योंकि लकड़ी महंगी है और कारीगर भी कम रह गए हैं तो ये असल शीशम पे बनता है जिसे हम मकामी ज़बान में टाली कहते हैं। तो वो ब्लॉक के साइज़ और उसके काम के हिसाब से होता है। अब फॉर एग्जांपल आप ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये हमारा तकरीबन 50 साल पुराना है। तो अगर आज के दौर में इतना बारीक और इस तरह के साइज़ का ब्लॉक बनाए तो कम से कम ये 20 से 25 हज़ार का एक ब्लॉक बनेगा। और ये आप ब्लॉक छोटा देख रहे हैं, ये जो है शूटिंग में काम आते हैं, जो यानी कि मोटर डिज़ाइन है आजकल के, इसका साइज़ भी कम है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ये हमारा जो है एक ब्लॉक 2000 से 2500 रुपये में एक आउटलाइन और 2 फिलिंग के साथ तैयार होता है। तो ये जो पुराना ब्लॉक आपने संभाल के रखा हुआ है ये यकीनन आपके बाप दादा के टाइम का होगा, तो उनकी चीजें आपने संभाल के रखी हैं। चलो अहमद, ये हो गया ब्लॉक कहाँ से लेते हैं आप, कैसे होता है। अब मुझे ये बताएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताइएगा। आप इसको कहाँ से कपड़ा लाते हैं, किस तरह इस पर ब्लॉक की छपाई करते हैं? पहले जो है आज से पाकिस्तान बनने से पहले जो है हमारे आबा अजदाद जो थे वो उस वक्त वहाँ यहाँ पे रज़ाइयाँ और घघरे औरतों के पहनने के बनते थे, जिसे मंजीठ का काम कहा जाता था। मंजीठ एक पौधा होता है इंडिया राजस्थान में और पहाड़ी इलाकों में भी होता है। तो उसकी लकड़ी जो है उससे लाल रंग लेते थे और काला रंग जो है वो लोहे के जंग से। उस वक्त वो रज़ाइयाँ और घघरे से बनती थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कलर्स आ गए और बारीक डिज़ाइन आना शुरू हो गए, तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो है मुख्तलिफ 5 और 6 रंगों में जो है बेडशीटें और मसहरियों की चादरें बनने लग गई। उसके बाद जब टाइम बढ़ता गया, डबल बेड आ गए, तो फिर वो डबल बेड की चादरें जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। फिर उसके साथ साथ जिस तरह टाइम बढ़ता गया वो बारीक डिज़ाइन कम होते गए, फिर उसमें कलर्स भी कम होते गए और डिज़ाइन जो है उसमें ज़्यादा मोटे आते गए। तो अब जो है हम कपड़ा जो है वो हम फैसलाबाद से परचेज़ करते हैं। पहले ये होता था कि जब मशीनें नहीं होती थी तो कपड़ा वो हाथ पे भी होता था, खड्डी पे। जिस तरह ये आपके सामने ये आपको चादर नज़र आ रही है, तो वो चादर गज भर का कपड़ा होता था, जोड़ लगा के चादर बनाते थे और फिर उसके ऊपर प्रिंट करते थे। वो कपड़ा हाथ से भी होता था, वो खड्डी का होता था। लेकिन अब क्योंकि मशीनें आ गई हैं तो हमें बड़े भर का कपड़ा जो है वो फैसलाबाद से आसानी मिल जाता है। तो हम वो ले आते हैं, फिर कपड़े को पहले प्रिंटिंग से पहले वॉश करते हैं। एक दो वॉश करने के बाद एक कोरा कपड़ा होता है, एक वाइट होता है। कोरा कपड़ा जो है उसको हमें, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, उसको ब्लीचर लगाना पड़ता है और उसको नरम करना पड़ता है। उसको नरम करके फिर जो वाइट कपड़ा होता है वो नरम होके आता है, उसको सिर्फ हम एक दो पानी से वॉश कर लेते हैं। वो हम ट्यूबवेल पे ले जाते हैं, वहाँ पे उसको वॉश करके फिर जो है बाद में उसको प्रिंटिंग के मराइल आ जाते हैं। प्रिंटिंग में ये है कि उसको पहले आउटलाइन लगती है ब्लैक कलर से, आउटलाइन के बाद फिर उसकी फिलिंग्स होती हैं
2 में, 3 में, 4 में, 5, 6 कलर्स तक फिलिंग्स होती हैं। जो पुराने ब्लॉक्स थे हमारे, उनमें तो 10-10, 12-12 फिलिंग भी होती थी, क्योंकि बहुत बारीक होते थे, कलर्स भी ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब जो है जिस तरह आजकल डिमांड है काम की, तो एक आउटलाइन और 2 या 3 फिलिंग के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है काम। तो उसके बाद जब फिलिंग हो जाती है, फिर आ जाता है कलर्स का। हम कलर किस तरह बनाते हैं। कलर्स भी हम 2 तरह के इस्तेमाल करते हैं। एक नेचुरल डाइज होते हैं जो कि मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से, जिस तरह मैंने आपको बताया मंजीर से, लोहे के जंग से, उस तरह बाकी मुख्तलिफ कलर हरीर से, कत्थे जो पान का कत्था होता है उससे, अनारों के छिलकों से, सक अनार से, और मुख्तलिफ चीज़ों से है जो कलर, नेचुरल कलर्स भी निकालते हैं। और केमिकल कलर्स भी की 3-4 वैराइटीज़ हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, और उनको फिर हम प्रिंट कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि जो हमें प्रिंट करके हम उनको धूप लगवाते हैं, डायरेक्ट पक्के हो जाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि उनको प्रिंटिंग के बाद स्टीम के मरले से गुजारना पड़ता है। स्टीम भट्टी होती है, नीचे उसके देग में पानी होता है, ऊपर उसको जाली होती है, जाली के ऊपर कपड़े होते हैं, वो पानी की भाप कपड़ों को मिलती है तो वो कलर पकता है। फिर उसके बाद दोबारा उसको वॉश करते हैं, जो एक्स्ट्रा कलर ऊपर होता है वो उतर जाता है, जो कपड़े के ऊपर कलर पक्का होना जाता है वो हो जाता है। इस तरह जो है ये फिर मुकम्मल होता है। अच्छा अहमद, एक मेरा आखिरी सवाल, यकीनन ये नाजरीन का भी सवाल होगा, क्योंकि जब आपके बाप दादा ये करते थे तब यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की कोई डिग्रीज नहीं होती थी। आप चूंकि एक डिग्री भी करके आए हो, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट भी आप रहे हो, तो आप अपने इस बिजनेस को किस तरह थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से रन कर रहे हो? बात यह है कि हमारे आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 30, 40, 50 साल पहले जो है यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जो ये काम कर रहे थे। तकरीबन 250, 300, 400 लोग जो है उनका रोज़गार इससे मुंसलिक था, और लोग दुकानों के अलावा घरों में बैठकर, औरतें भी और मर्द भी, वो सारे यही काम करते थे। लेकिन जब वो आपको कह रहा हूँ, जब इंडस्ट्री का काम आ गया, मशीनी काम आ गया, तो इसकी थोड़ी डिमांड कम हो गई, तो वो लोग छोड़ के दूसरे कामों में चले गए। तो अब जो है तकरीबन 20 से 25 लोग रह गए हैं जो अब इस फील्ड से मुंसलिक हैं और अपना अभी तक रोज़गार, लेकिन वो भी उनको अच्छा रोज़गार नहीं इससे मिल रहा, क्योंकि ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे हमें उस तरह की मार्केट नहीं मिलती इस काम की, जिसकी वजह से वो जो है लोग ऐसा ऐसा छोड़ के जो है ना दूसरे कामों की तरफ माइल होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये बाप दादा का काम था, तो हम चाहते हैं कि इसको छोड़े ना, इसको जो है जिंदा रहे काम ये, और हम इस धरती से ये काम ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि भाई मैं फ़ाइन आर्ट्स में जाके इसको पढ़ लिख के मज़ीद बेहतर तरीके से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक ब्रांड की सूरत में, कि जो लोग ब्लॉक प्रिंटिंग को चाहते हैं, या जहाँ तक हमारी रसाई नहीं है, जो लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, उन लोगों तक ये डिजिटल मीडिया के ज़रिए और ब्रांड के काम के ज़रिए वो उन तक पहुँचे, ताकि काम मज़ीद बढ़े और जो है ना कारीगरों को मज़ीद रोज़गार मिले। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने सुना, अहमद के बाप का ये ख्वाब था कि अहमद पढ़ लिख कर इस रेलिवेंट फील्ड में डिग्री करे और अपने इस काम को दुनिया भर में मनवाए।